हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यायालय ओमान अधिनियम 1971 अर्थात द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। इसके संदर्भ में जो एमसीक्यूज हैं उनको हम देखेंगे कि छोटा सा अधिनियम है, कुल इसमें 24 धाराएं हैं। उन 24 धाराओं से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न निकल करके परीक्षा के लिहाज से आ सकते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि इसके संपूर्ण जो प्रावधान है उनका भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर उस पर भी चर्चा की जाए। तो इस लिहाज से यह महत्वपूर्ण होगा और एचजीएस की परीक्षा के अंतर्गत यह सिलेबस में है, इसलिए हम इस वीडियो को आपके समक्ष दे रहे हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं और यह अधिनियम किस तरीके से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो सबसे पहले इस अधिनियम को पढ़ने से पहले आप इसकी उद्देशिका को समझेंगे, क्योंकि कोई भी अधिनियम है जब उसको बनाया जाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो इस अधिनियम का भी कुछ उद्देश्य है। तो यहाँ पर उद्देशिका में बताया गया है कि कुछ न्यायालयों के द्वारा न्यायालय अवमान को दंडित करने में, न्यायालयों की जो शक्तियाँ हैं उनको परिभाषित और परिसीमित करने और उसके संबंध में प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए इसे बनाया गया है। तो जो न्यायालय का अवमान किया जाता है, तो न्यायालय के अवमान में जो दंड देने की न्यायालयों की शक्ति है, उस शक्ति को परिभाषित किया जा गया है और शक्ति को परिसीमित किया गया है और कैसे जो है दंड दिया जाएगा, उसकी प्रक्रिया को रेगुलेट करने के लिए। तो 3 उद्देश्य इसका देखने को आपको मिलता है। तो इन्हीं उद्देश्यों से के लिए जो है इस अधिनियम को बनाया गया है। 24 दिसंबर 1971 को इस अधिनियम पर जो है राष्ट्रपति की अनुमति मिली है और इसका विस्तार जो है वह संपूर्ण भारत में है। तो जितनी बातें इसके संदर्भ में जो बेसिक हैं वह आपको पता होनी चाहिए। अब आइए इसके एमसीक्यूज को देखते हैं कि पहला प्रश्न है इसमें कि न्यायालय अवमान अर्थात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से क्या तात्पर्य है। तो परिभाषा खंड जो है इसकी दी गई है धारा 2 के अंतर्गत। धारा 2 में इसकी परिभाषाएं बताई गई हैं। तो परिभाषा जो पहली परिभाषा है वह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की परिभाषा है, न्यायालय अवमान की परिभाषा है। तो न्यायालय अवमान से तात्पर्य यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या है। तो सिविल न्यायालय का अवमान है, न्यायालय जो है दांडिक न्यायालय का अवमान, अर्थात इन दोनों का ही, सिविल और दांडिक, इन दोनों ही न्यायालयों का जो अवमान है वह न्यायालय अवमान के अंतर्गत आता है। इसका तात्पर्य है कि चाहे वह सिविल कोर्ट का अवमानना की जाए या क्रिमिनल कोर्ट की अवमानना की जाए, वह दोनों ही अपराध माना जाएगा। यह अधिनियम की पहली परिभाषा इस बात को स्पष्ट करती है। अब न्यायालय अवमान की तो ये परिभाषा दे दी गई, लेकिन न्यायालय अवमान का अर्थ क्या है। तो न्यायालय अवमान से तात्पर्य सिविल और दांडिक दोनों न्यायालयों का है, लेकिन न्यायालय अवमान हम कहेंगे किसके। तो यहाँ पर न्यायालय अवमान का अर्थ आपको देखेंगे तो सिविल अवमान और दांडिक अवमान, इन दोनों को परिभाषित किया गया है धारा 2 के अंतर्गत, खंड ख और खंड ग के अंतर्गत, खंड बी और सी के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले सिविल न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश, निर्देश, रिट या अन्य आदेशिका की अवज्ञा करना या किसी न्यायालय से किए गए परिवचन का भंग करना। न्यायालय से जो भी आदेश निकलता है, डिक्री, निर्देश, ये सब निकलता है, उसका पालन न करना अर्थात उसकी अवज्ञा करना या उसका कोई आदेश है उसका भंग करना, यह जो है सिविल न्यायालय अवमान के अंतर्गत आएगा। दांडिक अवमान के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि दांडिक न्यायालय के प्राधिकार पर लांछन लगाने वाले विषय का प्रकाशन करना। तो अगर कोई दांडिक न्यायालय है, उसका कोई प्राधिकार है, उस पर गलत लांछन लगाना, और लांछन लगाना ही केवल नहीं बल्कि उसको प्रकाशित करना, ये दोनों कार्य जो है न्यायालय अवमान के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि इसमें सही कथन चुनना है। दांडिक अवमान का अर्थ है किसी विषय का प्रकाशन या कोई अन्य कार्य किया जाना, जिससे अब यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो दांडिक अवमान का अर्थ है किसी विषय का प्रकाशन या अन्य कोई कार्य करना जिससे किसी न्यायालय के प्राधिकार पर लांछन लगता है या उसका प्राधिकार घटता है। यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा है किसी न्यायिक कार्यवाही के सम्यक अनुक्रम में प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जो जो भी लांछन लगाया जा रहा है और उसका प्रकाशन किया गया, वह न्यायिक कार्यवाही के अनुक्रम में विपरीत प्रभाव डालता है या उसमें अड़चन पैदा करता है, तो यह भी सही है। तीसरा है किसी अन्य रीत से न्याय प्रशासन में अड़चन पैदा करना, तो यह सभी कार्य जो है वह दांडिक अवमान के अंतर्गत आएंगे। धारा 2C के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है न्यायालय अवमान अधिनियम के अंतर्गत उच्च न्यायालय के अर्थ में क्या शामिल नहीं है। तो उच्च न्यायालय की जो परिभाषा है यह धारा 2 खंड डी के अंतर्गत दी गई है। यहाँ पर धारा 2 में 4 परिभाषाएं दी गई हैं। तो उच्च न्यायालय जिसका अवमान हो रहा है या होता है या होना संभव है, तो वहाँ पर हम उच्च न्यायालय किसको समझेंगे। तो यही परिभाषा बताती है कि उच्च न्यायालय का अर्थ है किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र या उच्च न्यायालय और उनमें किसी संघ राज्य क्षेत्र में
न्यायिक आयुक्त का न्यायालय सम्मिलित है। तो कोई राज्य का उच्च न्यायालय इसके अंतर्गत आता है, संघ राज्य क्षेत्र का उच्च न्यायालय इसके अंतर्गत आता है। संघ राज्य क्षेत्र में न्यायिक आयुक्त का न्यायालय उच्च न्यायालय में सम्मिलित नहीं है, तो ये बात गलत है। तो संघ राज्य क्षेत्र जो है वहां पर कोई न्यायिक आयुक्त का न्यायालय है, वह भी उच्च न्यायालय में शामिल है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा सही है, लेकिन तीसरा विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है, न्यायालय अवमान अधिनियम की किस धारा में प्रावधान है कि किसी लंबित कार्रवाई का निर्दोष प्रकाशन तथा वितरण न्यायालय अवमान नहीं होता है, भले ही उससे न्यायालय की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न होती है। तो निर्दोष प्रकाशन से तात्पर्य है कि जहां पर दुराशय न हो, अर्थात कोई व्यक्ति सद्भावना पूर्वक किसी न्यायिक कार्रवाई का प्रकाशन कर देता है, उसके पीछे उसका जो है दुर्भावना नहीं थी, तो ऐसा जो प्रकाशन है वह न्यायालय अवमानना नहीं समझा जाएगा। यह प्रावधान जो है धारा 3 के अंतर्गत दिया गया है। तो धारा 3 जो है एक तरीके से अपवाद है, उसको आपको समझना होगा। तो यही बात बताई गई, जबकि ऐसा व्यक्ति सद्भावना पूर्वक विश्वास करता है कोई कार्रवाई लंबित नहीं थी, और वह, जबकि वास्तविकता यह है कार्रवाई लंबित थी और उसका उसने प्रकाशन कर दिया, लेकिन उसको सद्भावना पूर्वक विश्वास था कार्रवाई लंबित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में धारा 3 कहती है कि उसका कार्य जो है अपराध नहीं है। अगला प्रश्न यह है कि कोई न्यायिक कार्रवाई लंबित तब कही जाती है जबकि, तो कोई कार्रवाई लंबित कब कही जाएगी, तो जबकि किसी सिविल कार्रवाई की दशा में वह वाद पत्र दाखिल करके या अन्यथा संसित की जाए और उसका अंतिम रूप से अभी निपटारा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर यह जो है कार्रवाई क्या होगी, लंबित कार्रवाई समझी जाएगी। दांडिक कार्रवाई के मामले में कब समझा जाएगा कि वह लंबित है, तो जबकि आरोप पत्र दाखिल किया जाए या न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध यथास्थित समन या वारंट जारी करे। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में यह समझा जाएगा कि अभी कार्रवाई जो है लंबित है, वह पूरी तरीके से उसका निपटारा नहीं हुआ है। तो सिविल मामले में आप देख रहे हैं कि वाद पत्र दाखिल कर दिया गया है, लेकिन अभी उसका अंतिम जो है निपटारा नहीं हुआ है। और दांडिक मामले में क्या हुआ कि आरोप पत्र दाखिल हो गया है, समन और वारंट जारी किया जा चुका है, लेकिन अब इसका विचारण नहीं हुआ है। विचारण के बाद जब दोष सिद्धि, दोष मुक्ति हो जाती है, तब यह समझा जाता है कि अब उसका अंतिम निपटारण हो गया है, अब कार्रवाई लंबित नहीं रह गई है। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में समझा जाएगा कि ये जो कार्रवाई है अभी क्या है, लंबित है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किसी सिविल या दांडिक कार्रवाई, तो दांडिक कार्रवाई के अंतर्गत न केवल वाद है, बल्कि वाद, अपील या पुनरीक्षण, ये तीनों ही आता है। जब तक कि उसका अंतिम रूप से निस्तारण नहीं किया जाता, तब तक वह क्या समझा जाएगा, लंबित समझा जाएगा। तो सिविल या दांडिक कार्रवाई की दशा में कार्रवाई तब तक लंबित समझी जाएगी जब तक कि उसकी सुनवाई न हो जाए और वह अंतिम रूप से विनिश्चित न हो जाए, या जहां कोई अपील या पुनरीक्षण दाखिल नहीं किया जाता है, तो जब तक उसको दाखिल करने की जो समय सीमा है उसका अवसान न हो जाए। तो मान लीजिए किसी आदेश है, डिक्री है, उसमें अपील की जा सकती है, और अपील मान लीजिए आदेश दिए जाने की तारीख से 3 माह के भीतर की जा सकती है। तो यह अपील जिस दिन आदेश पारित किया गया प्लस 3 महीना की जो अपील की सीमा है, इस पूरे को जो है लंबित अवस्था में गिना जाएगा। जब यह 3 महीना समाप्त हो जाता है, तब यह मान लिया जाएगा कि अब वह अंतिम हो गया है। इसके बाद है जो सुनवाई की जाकर अंतिम रूप से विनिश्चित की जा चुकी हो, केवल इस कारण से लंबित नहीं समझी जाएगी कि उसमें पारित डिक्री, आदेश या दंडादेश के निष्पादन के लिए कार्रवाई लंबित है। तो निष्पादन की जो कार्रवाई अगर लंबित है, तो उस कार्रवाई को लंबित नहीं समझा जाएगा। डिक्री पारित कर दिया गया, डिक्री अंतिम हो गई, आदेश अंतिम हो गया है, अब उसका निष्पादन कराया जाना है। तो जब निष्पादन नहीं हो रहा है, तो उसके कारण उसको लंबित नहीं समझा जाएगा, बल्कि उसको माना जाएगा कि वो उसका निस्तारण किया जा चुका है। सही कथन चुनिए। न्यायिक कार्रवाई का उचित और सही प्रकाशन न्यायालय अवमान नहीं है। तो यह बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई न्यायिक कार्रवाई है उसका सही और उचित प्रकाशन किया जा रहा है, तो धारा 4 यह कहती है कि यह न्यायालय अवमान के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरा है न्यायिक निर्णय की उचित आलोचना अगर की जाती है, तो ये धारा 5 ये कहती है कि वह कार्य न्यायालय अवमान नहीं है। तीसरा है कि अधीनस्थ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के विरुद्ध सद्भावना पूर्वक अगर परिवाद किया जाता है, तो धारा 6 यह कहती है कि यह जो कार्य है वह न्यायालय अवमान नहीं है। यहाँ पर सभी कथन सही हैं। स्पष्टीकरण यहाँ पर एक दिया गया है धारा 6 के अंतर्गत कि इस धारा में अर्थात धारा 6 में अधीनस्थ न्यायालय का अर्थ है कोई न्यायालय जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हो। तो अधीनस्थ न्यायालय का कभी संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो जो हाई कोर्ट के अधीनस्थ हैं उन्हीं को अधीनस्थ समझा जाएगा, न कि जो जिला न्यायालय के अधीनस्थ हैं तो उनको अधीनस्थ नहीं समझा जाएगा इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए।
अगला प्रश्न है, न्यायालय अवमान अधिनियम की किस धारा में प्रावधान है कि चैम्बर या बंद कमरे में की गई कार्यवाहियों से संबंधित सूचना का प्रकाशन न्यायालय अवमान नहीं है। तो कुछ दशाओं में धारा 7 यह स्पष्ट करती है कि कुछ दशाओं को छोड़ करके चैम्बर में या बंद कमरे में अगर कोई कार्रवाई की जाती है, कोई सूचना उसका प्रकाशन किया जाता है, तो वह जो है न्यायालय अवमान नहीं समझा जाएगा। अगला प्रश्न है, कब चैम्बर या बंद कमरे में की गई कार्यवाहियों से संबंधित सूचना का प्रकाशन न्यायालय अवमान नहीं होगा। तो सामान्य नियम तो आपने यही देखा कि अगर कोई सूचना है उसको बंद कमरे में प्रकाशित की जाती है, अर्थात वह सार्वजनिक रूप से उसका प्रकाशन नहीं किया जाता, बल्कि बंद कमरे में या किसी चैम्बर में कुछ लोगों के बीच में उसका प्रकाशन किया जाता है। तो धारा 7 ये कहती है कि उसका जो कार्य है वह न्यायालय अवमान नहीं समझा जाएगा। लेकिन इसी के अंतर्गत इसके कुछ अपवाद बताए गए हैं, और अपवाद ये कहते हैं कि अगर ऐसे कुछ सूचनाएं ऐसी हैं कि अगर उनका बंद कमरे में भी प्रकाशन किया जाता है या चैम्बर में प्रकाशन किया जाता है, तब भी वह अपराध है। तो उसके अंतर्गत आता है पहला, जहां प्रकाशन का समय प्रवृत्ति किसी अधिनियम के उपबंधों के विपरीत है और उसका प्रकाशन किया जाता है, भले वह बंद कमरे में किया जाए, तब भी वह न्यायालय अवमान समझा जाएगा। दूसरा है, जहां लोकनीति के आधार पर न्यायालय कार्यवाहियों से संबंधित समस्त सूचनाओं के प्रकाशन को अभिव्यक्त रूप से जो है प्रतिषिद्ध करे। तो ये शब्द आपको पकड़ कर रखना है, अभिव्यक्त रूप से अगर उसका निषेध किया गया है और उसका प्रकाशन किया जाता है, तब भी वह क्या होगा, न्यायालय अवमान होगा। तीसरा है, जहां लोक व्यवस्था या राज्य की सुरक्षा से संबंधित कारणों से न्यायालय बंद कमरे में बैठकर कार्रवाई करे, तो उस सूचना का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। अगर किया जाता है तो अभी न्यायालय अवमान समझा जाएगा। चौथा है, जहां सूचना किसी ऐसे सार्वजनिक प्रक्रिया, खोज या आविष्कार से संबंधित है जो कार्यवाहियों में एक विवादक है। तो ऐसी स्थिति में यह सार्वजनिक प्रक्रिया से संबंधित अगर खोज या आविष्कार है और उसका प्रकाशन कर दिया जाता है, तो यह न्यायालय अवमान नहीं समझा जाएगा। लेकिन अगर यही यह गुप्त प्रक्रिया होती या गुप्त कोई खोज होती और उसका अगर सार्वजनिक प्रकाशन या बंद कमरे में चैम्बर में प्रकाशन अगर कर दिया जाता, तो वह न्यायालय अवमान समझा जाता। लेकिन सार्वजनिक प्रक्रिया है, सार्वजनिक खोज है, उसका प्रकाशन किया जा रहा है, तो यह न्यायालय अवमान नहीं होगा। यहाँ पर चौथा विकल्प आपका सही है। धारा 7 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया पहले खंड घ के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, न्यायालय अवमान अधिनियम की किस धारा में प्रावधान है कि उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के संबंध में वही अधिकारिता, शक्तियां तथा प्राधिकार रखेगा जो उसे स्वयं अपनी अवमानना के संबंध में होती है। तो यह जो प्रावधान है इसको जो है आप देखते हैं, दिया गया है धारा 10 के अंतर्गत। धारा 10 ये कहती है कि हाई कोर्ट जो है अपने अवमान के लिए जो दंड देने की शक्ति रखता है, वही शक्ति या वही प्राधिकार वह अपने अधीनस्थ न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में रखता है। अर्थात एक हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अधीन कई न्यायालय हैं और इसमें से एक यह न्यायालय है, एक्स है, इसका न्यायालय जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा। तो यहाँ पर भले यह एक्स न्यायालय इसके विरुद्ध जो है कार्य न करे, लेकिन हाई कोर्ट अगर चाहे तो डायरेक्ट जो है उस व्यक्ति के ऊपर न्यायालय अवमान की कार्रवाई कर सकता है, उसको पनिशमेंट दे सकता है। यह प्रावधान धारा 10 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय की स्वयं अपनी अवमानना अथवा अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय की अवमानना के मामले में जांच और विचारण करने की क्या शक्तियां हैं। तो यहाँ पर जो उच्च न्यायालय है वह स्वयं अपने अवमानना की या अपने अधीनस्थ अधिकारियों अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उनकी अवमानना की जांच कर सकता है और उसका विचारण कर सकता है, यह उसके पास अधिकारिता है। उसकी चाहे उसकी जो अवमानना है वह उसकी अधिकारिता के भीतर की गई है या बाहर की गई है, अवमानना के दोषी व्यक्ति उसकी अधिकारिता के भीतर रहता है या बाहर रहता है, इन सभी मामलों में जो है वह जांच कर सकता है, विचारण कर सकता है, पनिशमेंट भी दे सकता है। यह प्रावधान जो है धारा 11 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, न्यायालय अवमान के लिए दंड का प्रावधान न्यायालय अवमान अधिनियम की किस धारा में दिया गया है। तो पनिशमेंट के बारे में प्रावधान जो है धारा 12 के अंतर्गत दिया गया है और यहाँ पर यह बताया गया कि 6 मास तक का सादा कारावास या 2,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा से दंडित किया जा सकता है। और अगर अभियुक्त जो है वह माफी मांग लेता है तो उसको छोड़ा भी जा सकता है या सजा में छूट दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, न्यायालय अवमान के लिए किस दंड का प्रावधान है। तो आपने धारा 12 के अंतर्गत देखा है कौन कौन सी सजा है। सादा कारावास जिसकी अवधि 6 महीने तक हो सकती है या 2,000 रुपये तक का जुर्माना, उपरोक्त में से कोई या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो यहाँ पर
तीसरा कथन आपका सही है। केवल क्षमा याचना पर अभियुक्त को उन्मुक्त नहीं किया जा सकता, न ही दंड में छूट दी जा सकती है। तो यह बात गलत है, क्योंकि अगर वह क्षमा याचना करता है तो उसको उन्मुक्त भी किया जा सकता है और सजा में उसको छूट भी दी जा सकती है। ये सभी प्रावधान आपको धारा 12 के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। एक स्पष्टीकरण दिया गया है कि यदि अभियुक्त सद्भावनापूर्वक क्षमा याचना करता है तो उसे केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि वह सापेक्ष अथवा सशर्त है, तो वह सद्भावनापूर्वक क्षमा याचना उसका होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जहां कोई व्यक्ति किसी सिविल अवमान का दोषी पाया जाए और न्यायालय का यह विचार है कि जुर्माने से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी और कारावास का दंड जरूरी है, तो उसे अधिकतम कितने अवधि के सिविल कारावास की सजा दी जा सकती है। तो इस प्रकार से वह न्यायालय अवमान का दोषी है कि न्यायालय यह चाहता है कि इसको केवल जुर्माना ही इससे न वसूला जाए, बल्कि इसको कारावास में भी डाला जाए, तभी जो है न्याय के उद्देश्य पूरे होंगे। तो ऐसी स्थिति में उसको अधिकतम 6 माह तक का सादा कारावास जो है उसको दिया जा सकता है। कठोर कारावास के बारे में कोई यहाँ पर प्रावधान नहीं है, क्योंकि धारा 12 का तीसरा खंड जो है इस बात को स्पष्ट करता है कि अगर इस ऐसी परिस्थिति है तो उसे सादा कारावास ही दिया जाएगा और वह अधिकतम कितना होगा, 6 महीने तक होगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की अवमानना किए जाने पर प्रक्रिया अधिनियम की किस धारा में बताई गई है। तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का अगर अवमान होता है तो ऐसी स्थिति में जो प्रक्रिया वह अवमानना की बताई गई है धारा 14 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किसी दांडिक अवमान के मामले में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय मामले का संज्ञान कैसे लेगा। तो अब यहाँ पर उसका जो है अवमान होता है तो वह संज्ञान कैसे लेगा। तो संज्ञान के बारे में आपको धारा 15 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है और इसमें यह बताया गया है कि धारा 14 में, चूंकि धारा 14 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की अवमान की प्रक्रिया बताई गई है और धारा 15 यह कहता है कि 14 में निर्दिष्ट अवमानना से भिन्न किसी दांडिक अवमान के मामले में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय स्वयं अपने प्रस्ताव पर या महाधिवक्ता के प्रस्ताव पर या महाधिवक्ता की लिखित सहमति से किसी अन्य व्यक्ति के प्रस्ताव पर जो है किसी मामले का संज्ञान ले सकता है, अर्थात इन सभी रीतियों से वह मामले में संज्ञान ले सकता है। अगला प्रश्न है, किसी अधीनस्थ न्यायालय की दांडिक अवमानना के मामले में उच्च न्यायालय किसके प्रस्ताव पर कार्रवाई करेगा। तो हाई कोर्ट जो है वह किसके प्रस्ताव पर कार्रवाई करेगा, इसके बारे में धारा 15 का दूसरा खंड जो है यह प्रावधान करता है। तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसको निर्देशित किए जाने पर वह कार्रवाई कर सकता है, महाधिवक्ता के प्रस्ताव पर कार्रवाई कर सकता है, किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में ऐसे विधि अधिकारी के द्वारा जिसे केंद्र सरकार इसके लिए निर्दिष्ट करे उसके प्रस्ताव पर वह जो है उच्च न्यायालय कार्रवाई कर सकता है। अगला प्रश्न है, महाधिवक्ता पद का क्या अर्थ है। तो महाधिवक्ता शब्द जो है यहाँ पर परिभाषित किया गया है या इसके बारे में एक स्पष्टीकरण धारा 15 में दिया गया है। तो 15 में जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसके अंतर्गत बताया गया कि महाधिवक्ता का अर्थ क्या है। तो उच्चतम न्यायालय के संबंध में महान्यायवादी या सॉलिसिटर जो है यह महाधिवक्ता कहा समझा जाएगा। अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल जो है वह क्या समझा जाएगा, महाधिवक्ता समझा जाएगा। उच्च न्यायालय के संबंध में राज्य का जो महाधिवक्ता है वह समझा जाएगा। न्यायिक आयुक्त के न्यायालय के संबंध में ऐसा अधिकारी जिसको केंद्रीय सरकार के द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, यह सभी महाधिवक्ता पद के अंतर्गत आएंगे। अब यह थोड़ा सा अगर नहीं पढ़े हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। क्यों क्रिएट करेगा, क्योंकि आप महाधिवक्ता शब्द को अमूमन उच्च न्यायालय के संबंध में ही इसका अर्थ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल उच्च न्यायालय ही नहीं बल्कि न्यायिक आयुक्त के न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इन तीनों ही संदर्भ में इस शब्द को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, न्यायालय अवमान अधिनियम की किस धारा के तहत न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या न्यायिक रूप से कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति स्वयं अपने न्यायालय की या अन्य न्यायालय की अवमानना के लिए दंडनीय होंगे। तो एक न्यायाधीश है वह अपने ही न्यायालय के अवमान के लिए दंडित किया जा सकता है। यह धारा 15 के अंतर्गत 16 के अंतर्गत इस बात को स्पष्ट किया गया है और उस न्यायाधीश को अपने ही कोर्ट का जो है अवमानना करने के लिए उसको दंडित किया जा सकता है। वो मजिस्ट्रेट भी हो सकता है या न्यायिक रूप से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है। अगला प्रश्न है, न्यायालय अवमान का संज्ञान लेने के बाद की प्रक्रिया किस धारा में विहित है। तो अब संज्ञान आपने देखा धारा 15 के तहत लिया गया। अब 15 के तहत जब संज्ञान ले लिया गया उसके बाद कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी
यह बताया गया धारा 17 के अंतर्गत। अब 17 के अंतर्गत यह बताया गया कि जब इस प्रकार से संज्ञान ले लिया गया है तो फिर आगे क्या होगा कि कार्रवाई की सूचना का आरोपित व्यक्ति पर तामील कराई जाएगी। जो आरोपित व्यक्ति है जिसने न्यायालय अवमान किया है, अब उसके ऊपर सूचना की तामील कराई जाएगी। अब सूचना के साथ साथ दो बातें होंगी। प्रस्ताव पर प्रारंभ की गई है अगर सूचना, तो ऐसी स्थिति में प्रस्ताव की एक कॉपी उसको दी जाएगी। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अगर कोई निर्देश दिया गया और उस पर प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी तो निर्देश की एक कॉपी उसको दी जाएगी। क्योंकि आपने देखा कि एक तो जो संज्ञान है दो तरीके से लिया जाता है, या तो जो है न्यायालय धारा 15 के तहत अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या अधिवक्ता के प्रस्ताव पर इस तरीके से कार्रवाई कर लेता है, या 15 के ही दूसरे खंड के अंतर्गत जब उस जो है अधीनस्थ न्यायालय जो निर्देशित करता है तो ऐसी स्थिति में भी जो है अवमान की कार्रवाई शुरू होती है। तो दोनों ही परिस्थितियों में जो उसकी कॉपी है वह जो अभियुक्त है उसके ऊपर तामील उसका कराया जाएगा और उसको दिया जाएगा। इसके बाद जो है न्यायालय का अगर यह समाधान हो जाए कि आरोपित व्यक्ति के विषय में ऐसी संभावना है कि वह सूचना की तामील से बचने के लिए फरार हो गया, तो वह उतने मूल्य या रकम की संपत्ति की जितने की वह युक्ति समझे कुर्की का भी आदेश दे सकता है। तो यहाँ पर आपको यह बात महत्वपूर्ण है और उसको ध्यान रखना है कि इस धारा के अंतर्गत कुर्की की जा सकती है। किस धारा में? तो धारा 17 के तहत संपत्ति की कुर्की तक की जा सकती है। न्यायालय अवमानना के मामले में क्या कुर्की की जा सकती है, नहीं की जा सकती? यह प्रश्न आपसे एक हो सकता है कि पूछा जाए। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि धारा 17 में यह प्रावधान किया गया है कि कुर्की तक की जा सकती है। और अगर वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष हाजिर हो जाता है और हाजिर होकर के यह समाधान कर देता है कि वह तामील से बचने के लिए कहीं फरार नहीं हुआ था, तो ऐसी स्थिति में उसकी कुर्की की संपत्ति है उससे खर्चे वगैरह जो है उसको काट करके उसको वापस कर दिया जाएगा। ये सारे प्रावधान जो है धारा 17 के अंतर्गत मिलते हैं। अगला प्रश्न है, धारा 15 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा संज्ञान पर दांडिक अवमान का प्रत्येक मामला कितने न्यायाधीशों से बनी न्यायपीठ के द्वारा सुना जाएगा और उसको अवधारित किया जाएगा? तो इसके लिए आप धारा 18 को देखेंगे। क्योंकि आपने देखा धारा 15 के अधीन जो सर्वोच्च न्यायालय है वह जो है और उच्च न्यायालय मामले का संज्ञान लेते हैं अवमान के मामले में। तो जब इस प्रकार से वह मामले का संज्ञान लेते हैं तो जब अब इस अवमान की जो कार्रवाई है वह कितने जजों की पीठ के द्वारा सुनी जाएगी? क्या सिंगल जज के द्वारा या 2 से अधिक जजों के द्वारा या 5 के द्वारा? तो बल्कि ये सभी गलत हैं। पहला ही सही है कि न्यूनतम जो है कम से कम 2 जज होने चाहिए, उनकी न्यायपीठ के द्वारा ही इस मामले को सुना जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यायालय अवमान अधिनियम की कौन सी धारा अपील से संबंधित है? तो अपील से संबंधित जो धारा है वह 19 है। अब ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अपील के बारे में यहाँ पर प्रावधान किया गया है। इसमें बताया गया है कि किस न्यायालय के आदेश से अपील कहाँ पर होगी, यह प्रावधान भी महत्वपूर्ण है। तो उच्च न्यायालय के किसी आदेश या विनिश्चय से अर्थात अवमान के मामले में हाई कोर्ट जो है कोई आदेश देता है या कोई विनिश्चय देता है तो उसकी अपील जो है कैसे होगी? तो अगर आदेश या विनिश्चय एक न्यायाधीश का है तो उसकी अपील 2 या अधिक न्यायाधीशों की बेंच को होगी। और अगर 2 या अधिक न्यायाधीशों के बेंच के द्वारा कोई आदेश दिया गया है तो उसकी अपील जो है कहाँ होगी? सर्वोच्च न्यायालय में होगी। किसी संघ राज्य क्षेत्र के न्यायिक आयुक्त का न्यायालय है, उसका आदेश है तो वहाँ पर अपील जो है कहाँ होगी? सर्वोच्च न्यायालय में होगी। तो ये बातें महत्वपूर्ण है कि हाई कोर्ट में अगर एकल जज के द्वारा निर्णय दिया गया है, आदेश दिया गया है तो डबल बेंच को उसकी अपील होगी। डबल बेंच या उससे अधिक की जजों की बेंच के द्वारा दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को होगी। और संघ राज्य क्षेत्र के न्यायिक जो कमिश्नर हैं उनके न्यायालय के आदेश से अपील कहाँ होगी? सर्वोच्च न्यायालय को होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सत्य कथन चुनिए। तो उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के किसी आदेश या विनिश्चय से अपील कहाँ होगी? 2 से अन्य न्यायाधीशों की बेंच को होगी। यह बात सही है, आपने देखा भी। उच्च न्यायालय के किसी न्यायपीठ के आदेश से अपील सर्वोच्च न्यायालय को होगी, यह भी सही है। संघ राज्य क्षेत्र के न्यायिक आयुक्त के न्यायालय के आदेश की अपील जो है कहाँ होगी? यह सर्वोच्च न्यायालय को होगी। तो यहाँ पर सभी कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, न्यायालय अवमान के किसी निर्णय से अपील करने के लिए परिसीमा काल क्या होगा? तो यहाँ पर परिसीमा जो है वह 2 बातों के संबंध में आपको पता होनी चाहिए। एक तो अपील की और दूसरा जो है जो अन्य कार्रवाई है, अर्थात पहली बार जब आप अवमान की कार्रवाई संसित करने जा रहे हैं तो वहां पर परिसीमा काल। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे अपील करने की परिसीमा पूछी जा रही है। तो धारा 19 के अंतर्गत
चौथा खंड जो है धारा 19 खंड 4, इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है कि अपील की जो परिसीमा होगी वह कितनी होगी। तो हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय की न्यायपीठ को अपील की दशा में आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर अपील की जाएगी। यह बात बिल्कुल सही है। और सर्वोच्च न्यायालय की में अगर अपील होनी है तो यहाँ पर 60 दिन के भीतर अपील की जानी है। तो यह दोनों ही बातें सही हैं धारा 19 खंड 4 के अनुसार। अगला प्रश्न है, कोई भी न्यायालय अवमान के किए जाने की तिथि से कितनी अवधि के पश्चात न्यायालय अवमान के लिए कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं करेगा। तो धारा 20 जो है यह न्यायालय अवमान की कार्रवाई के लिए परिसीमा बताता है। और इसमें यह बताया गया है कि जब न्यायालय अवमान का अपराध किया गया है, उस अपराध के होने के 1 साल के भीतर जो है न्यायालय अवमान की कार्रवाई संस्थित कर दी जानी चाहिए। 1 साल के बाद जो है इस तरीके की कोई भी कार्रवाई संस्थित नहीं की जा सकती है। धारा 20 जो है यह परिसीमा बताता है। अगला प्रश्न है, न्यायालय अवमान अधिनियम की किस धारा में यह प्रावधान है कि यह अधिनियम न्याय पंचायतों या अन्य ग्राम न्यायालयों पर लागू नहीं होता है। तो धारा 21 जो है वह इस बात को स्पष्ट करता है कि इस अधिनियम की जो प्रावधान है वह न्याय पंचायत या जो ग्राम न्यायालय हैं उनके द्वारा अगर कोई उनके न्यायालय की अवमान होता है, अगर उनका अवमान किया जाता है तो ऐसी स्थिति में इस अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी धारा 21 के अनुसार। अगला प्रश्न है, सही कथन चुनिए। तो पहला कथन है कि इस अधिनियम के उपबंध न्यायालयों की अवमानना संबंधी किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में। तो यह बात बिल्कुल सही है। धारा 22 में यह स्पष्ट किया गया है कि इस अधिनियम के जो उपबंध हैं वह न्यायालय की अवमानना संबंधी अगर कोई अन्य विधि पहले से ही उपलब्ध है तो यह उसके अतिरिक्त होंगे, उनकी अधिकारिता में कोई कमी नहीं करेंगे। तो पहला कथन आपका सही है। दूसरा है कि उच्चतम न्यायालय इस अधिनियम की प्रक्रिया के संबंध में ऐसे नियम बना सकेगा जो कि उसके उपबंधों से असंगत न हो। तो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ये दोनों ही जो है नियम बनाने की शक्ति रखते हैं। यह प्रावधान जो है धारा 23 के अंतर्गत दिया गया है। इस प्रकार से ये सभी कथन सही हैं। और इसकी अंतिम धारा जो है 24 यह बताती है कि न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 से पहले न्यायालय अवमान अधिनियम 1952 भी था। तो उस 1952 का जो अधिनियम था उसको धारा 24 ये कहती है कि उसको अब समाप्त कर दिया गया, निरसित कर दिया गया। उसके स्थान पर अब यह 1971 का अधिनियम लागू है, प्रवर्तित है। तो इस प्रकार से इस अधिनियम के अंतर्गत वो 24 धाराएं थी। 24 धाराओं के अंतर्गत आपने 27 एमसीक्यूज के रूप में प्रश्नों को देखा और इसके जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी उन सबको हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रावधान जो कि महत्वपूर्ण है वो छूटा नहीं है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके का और भी वीडियो जो भी आपको उपलब्ध हो तो उसकी सूचना आपको मिल सके। धन्यवाद।